बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करवाया था चैप्टर ए सेलुलर लाइफ। चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में आज की वीडियो लेक्चर में हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स की मीनिंग है एज अ सैम्पल या एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज अ एग्जाम्पल के तौर पे या एज अ सैम्पल के तौर पे कुछ वायरसेस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इस ए सेलुलर लाइफ चैप्टर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा किस वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर, बैक्टीरियोपेज के ऊपर। तो यहाँ पर हमने अगेन हेडिंग डाल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोपेज, और बाकी वायरसेस जो इस चैप्टर में दिए गए हैं उनका स्ट्रक्चर हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोपेज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे कि ये बैक्टीरियोफेज है क्या चीज़। तो यहाँ पर अगेन हमने हेडिंग डाल दिया है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं। ये बैक्टीरियोफेज सिंगल वायरस नहीं है, ये अ ग्रुप ऑफ वायरस हैं और ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उसके ज़रिए क्या कर देती हैं? अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बैक्टीरियोपेजेस वायरसेस, जहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है इस वर्ल्ड में वहाँ पर बैक्टीरियोपेजेस लाजमन मौजूद होते हैं। अगर इस वर्ड्स को देखा जाए तो बैक्टीरियोपेज वर्ड जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन है बैक्टीरियो। बैक्टीरियो वर्ड्स की मीनिंग है सिंपली बैक्टीरिया, और पेज जो है, पेज कहा जाता है ईटर को। तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं? ईट करती हैं, मतलब उसको खाती हैं या उसको किल करती हैं और उसके ज़रिए अपने आप को मल्टीप्लाई वगैरह कर देती हैं। अच्छा, ये बैक्टीरियोपेज मैंने स्टार्ट में कह दिया कि ये एक सिंगल वायरस नहीं है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस जो हैं उसने क्या कर दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस ने बैक्टीरियोपेज को क्लासीफाई किया है फिजियोलॉजी के बेस पे और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी वगैरह के बेस पे। इन्होंने क्या कर दिया है, 9 ऑर्डर में बैक्टीरियोपेजेस को क्लासीफाई किया गया है, 9 ऑर्डर में। इसके अलावा 48 फैमिलीज इसके पाए जाते हैं और 32 इसके सब फैमिलीज पाए जाते हैं और 317 जेनरास बैक्टीरियोपेज के मौजूद है। इनको कुछ इस तरह क्लासीफाई किया गया है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरियोपेज के लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको सिंपली फेजेस भी कहा जाता है। और फेजेस के अलावा इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियल वायरसेस। अच्छा, अब नेक्स्ट वन आते हैं फॉर्म्स। बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन फॉर्म इसका है टेल शेप्ड। इसमें कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि टेल शेप्ड होते हैं, इनका एक टेल होता है। अगर हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें तो ये ऊपर वाला हेक्सागोनल शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज कॉल्ड हेड, इसको हेड कहा जाता है। और इसके नीचे ये पोर्शन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड टेल। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियोपेजेस हैं जिनके ऊपर टेल मौजूद होता है। हेड के साथ ये ऊपर वाला रीजन क्या है, दिस वन इज कॉल्ड हेड। तो हेड के साथ क्या अटैच होता है, टेल अटैच होता है। अच्छा, एक फॉर्म तो इसका ये होता है। दूसरे ऐसे बैक्टीरियोपेजेस भी हैं जो कि पॉलीहेड्रल होते हैं। पॉलीहेड्रल से मुराद क्या है, यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हेक्सागोनल रिंग शेप लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है और इनके ऊपर ये टेल एब्सेंट होता है, इसका टेल नहीं होता। और पोली कहा जाता है मेनी हेड्रल मीन्स साइड। तो ये हेक्सागोनल शेप जो होता है इसके बहुत सारे साइड्स होते हैं। अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखा जाए इस हेड रीजन का, तो इसके ऊपर तकरीबन 20 ट्राइंगुलर फेसेस पाए जाते हैं। तो इनके बहुत सारे साइड्स होते हैं, इसलिए इसको पॉलीहेड्रल कहा जाता है। इसके अलावा फिलामेंटस फेजेस भी होते हैं। कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जो कि एक दागा नुमा स्ट्रक्चर इनका होता है। यहाँ पर यह 3rd नंबर शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हेड वगैरह या टेल वगैरह मौजूद नहीं होती, यहाँ पर जस्ट एक फिलामेंट मौजूद होता है। तो मेनली इसके ये 3 फॉर्म होते हैं, इन 3 हालतों में फेजेस पाए जाते हैं।
टेल की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, पॉलीहेड्रल शेप में भी ये पाए जाते हैं, फिलामेंटस शेप में भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए डिफरेंट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है टाइप्स की तरफ आते हैं। बैक्टीरियोफेज के मुख्तलिफ टाइप्स भी होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टाइप्स मेंशन कर दिए हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के बुक में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। इसमें एक फॉर्म है T2 फेज, इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है T4 फेज, इसके अलावा M13 फेज। ये मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस के। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं डिस्कवरी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेजेस जो हैं बैक्टीरियोफेजेस को एक साइंटिस्ट था इंग्लैंड का जिसका नाम था टॉर्ट एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1915 में क्या कर दिया था, फेजेस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था। और इसको ये नाम किसने दे दिया था, ये बैक्टीरियोफेज नाम जो था नेम्ड बाई, इसको नाम एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है डी हैरली। 1917 में इन्होंने क्या कर दिया था, 1917 में इन्होंने नेम दिया था बैक्टीरियोफेज को। अच्छा, तो ये चीज़ें उम्मीद समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं लास्ट वन स्ट्रक्चर की तरफ और बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हम एग्जांपल लेंगे किस चीज़ का, T4 फेज का। T4 फेज का हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो अब T4 फेज का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट लेते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज या T4 फेज वगैरह जो हैं ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट से मुराद ये है कि ये क्या करते हैं, ये होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, एक लिविंग होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और फिर उसका मशीनरी यूज़ करके, उसका सेलुलर मशीनरी यूज़ करके क्या करता है, अपना फूड वगैरह भी हासिल करता है और इसके अलावा अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर देता है। अच्छा, तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज क्या है, एक ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट होता है अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। अच्छा, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेक्सागोनल शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिस हेक्सागोनल शेप इज कॉल्ड हेड, इसको हेड रीजन कहा जाता है। ये हो गया इसका हेड। अब हेड के बाद नीचे आप लोगों को ये टेल नुमा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको टेल कहा जाता है। तो ये हो गया इसका टेल रीजन। और टेल और हेड रीजन इन दोनों को आपस में यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जो मैंने शेड कर दिया है ब्लैक कलर से, और इस पॉइंट को कहा जाता है नेक रीजन। तो ये हो गया नेक। तो ये 3 पोर्शन होते हैं बैक्टीरियोफेज के। अच्छा, अब आते हैं हेड की तरफ। अब ये हेक्सागोनल शेप हेड जो है ये एक प्रोटीन के कवर से बना होता है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू कलर से जो मैंने एक कवर बना दिया है, सॉरी ब्लैक कलर से। दिस कवर इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ एक कोट होता है, COAT कोट। और इसके लिए स्पेशल नाम कैप्सिड यूज़ किया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड कैप्सिड, इसको कैप्सिड कहा जाता है। अच्छा, अब ये कैप्सिड जो है ये बना होता है किस चीज़ से, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बना होता है जिसको कहा जाता है कैप्सोमर। ये कैप्सिड किस चीज़ से बना होता है, ये हो गया कैप्सिड। कैप्सिड बना होता है एक प्रोटीन से जिसको कहा जाता है कैप्सोमर। कैप्सोमर। कैप्सोमर्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं और ये आपस में इकट्ठे होते हैं और ये पूरा हेक्सागोनल शेप बनाता है। अच्छा, तो ये कैप्सोमर जो होते हैं हेड रीजन में तकरीबन 200 से लेकर 2000 तक इन कैप्सोमर यूनिट्स की तादाद होती है।
और अब ये कैप्सोमर किस चीज़ से बना होता है? कैप्सोमर बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन से, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड किस से बनता है? ये अमीनो एसिड से बनता है। तो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उससे कैप्सोमर बनते हैं और फिर 2000 तक कैप्सोमर आपस में इकट्ठे होकर पूरा कैप्सिड बना देते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है? ये है कैप्सोमर्स। तो ये कैप्सोमर इकट्ठे होकर ये पूरा कैप्सिड बना देते हैं। और ये कैप्सिड जो होता है इसके ऊपर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ट्राइंगुलर फेसेस इसके ऊपर मौजूद होते हैं। अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये फेसेस अगर काउंट किए जाए तो ये फेसेस तकरीबन कितने होते हैं? ये होते हैं 20, तकरीबन 20 की तादाद में होते हैं। और इसलिए इस कैप्सिड को कहा जाता है आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। तो ये कैप्सिड क्या होता है? ये आइकोसाहेड्रल होता है। इसके 20 फेसेस होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका हेड रीजन। अब इस हेड रीजन का अगर दरमियान पोर्शन देखा जाए तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या आप लोग कहे यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए, इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर या तो डीएनए मौजूद होता है या आरएनए मौजूद होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटीरियल या न्यूक्लिक एसिड इस केस में जो पाया जाता है ये क्या है? डीएनए है। इसके अलावा फेज के कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी हैं, ऐसे नस्लें भी हैं जिनके अंदर आरएनए मौजूद होता है। लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर हम लेते हैं कि यहाँ पर डीएनए मौजूद होता है। या तो डीएनए मौजूद होता है या आरएनए मौजूद होता है, दोनों मौजूद नहीं होते। अच्छा, ये हो गया इसका हेड पोर्शन। अब नीचे आते हैं और इस नेक पोर्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है और अंदर से ब्लैक कलर से शेड कर दिया है। इसको कहा जाता है कॉलर। ये हो गया कॉलर। और ये कॉलर रीजन क्या होता है? ये एक अटैचमेंट पॉइंट है किस चीज़ के बीच में? टेल के बीच में और हेड रीजन के बीच में। अच्छा, ये तो हो गया कॉलर। अब आते हैं नेक्स्ट वन, टेल की तरफ। तो ये टेल भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक स्पाइरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड कोर। इसको कोर भी कहा जाता है, या इसको सिंपल आप लोग क्या कहें? इसको आप लोग सिंपल स्पाइरल होलो ट्यूब कहें। ये क्या है? स्पाइरल होलो ट्यूब है। और इस ट्यूब के इर्द गिर्द एक प्रोटीनेशियस कवर होता है, प्रोटीन का एक कवर इसके ऊपर मौजूद होता है और ये भी स्पाइरली अरेंज होता है। इसका एक एंड ऊपर कॉलर रीजन के साथ अटैच होता है इस प्रोटीनेशियस शीट का, और दूसरा एंड जो होता है ये नीचे एक प्लेट के साथ अटैच होता है, जो कि आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बेसल प्लेट कहा जाता है। तो ये क्या है? ये है प्रोटीन शीट, और इस शीट को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट होता है। जब ये बैक्टीरिया के ऊपर अपने आप को अटैच कर देता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उस दौरान ये क्या कर देता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसी तरह ये हेड रीजन बैक्टीरिया के करीब आ जाता है, और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ये इस ट्यूब के ज़रिए, ये अंदर कोर ट्यूब जो है इसके ज़रिए क्या कर देता है? इसके ज़रिए पास कर देता है अपना जेनेटिक मटेरियल, और नीचे बैक्टीरिया के अंदर इसको एंटर किया जाता है। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट होता है। इसके अंदर अगर ये रिंग देखे जाएं तो इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जो है इन्होंने रिंग बनाए होते हैं इस
स्पाइरल होलो ट्यूब के ऊपर, और ये रिंग तकरीबन 24 होते हैं तादाद में, और इनको एनुलर रिंग कहा जाता है। तो ये हो गए एनुलर रिंग्स, और ये तादाद में कितने होते हैं? 24 होते हैं। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रेक्टाइल शीट ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो इसका आखिरी एंड जो होता है, लास्ट एंड इसका एक प्लेट के साथ अटैच होता है, और इस प्लेट को मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इस प्लेट को कहा जाता है बेसल प्लेट। बेसल प्लेट। और ये बेसल प्लेट जो होता है ये भी हेक्सागोनल होता है, इसके 6 साइड्स होते हैं। यहाँ पर तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं नहीं बना सकता और बनाया भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका एक कॉर्नर, हेक्सागोन के कितने कॉर्नर होते हैं? 6 कॉर्नर्स होते हैं, और हर एक कॉर्नर के ऊपर एक प्रोटीन का एक स्पाइक, एक कांटानुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। एक साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया है, बाकी साइड्स पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं कर दिया, क्योंकि फिर इससे क्या हो जाएगा, ये डायग्राम गंदा हो जाएगा। अच्छा, तो इस स्पाइक को क्या कहा जाता है? ये है स्पाइक। स्पाइक, इसको स्पाइक कहा जाता है, या सिंपली इसको पेन भी कहा जाता है। पेन, ये क्या है? पेन है, वायरल पेन। और ये वायरल पेन जो है ये अटैच बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट के लिए ये क्या करता है? पेजेस इसको इस्तेमाल कर देता है। अच्छा, अब इसके बाद ये हेक्सागोनल बेस प्लेट जो है, इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये 6 फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेल फाइबर। टेल फाइबर। और ये टेल फाइबर भी क्या करते हैं? ये फेजेस इनको इस्तेमाल कर देता है अटैचमेंट के लिए, बैक्टीरिया के साथ अटैच होने के लिए इन फाइबर को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये बेसल प्लेट जो है, इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम मौजूद होता है जिसको लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है, ये पेज इसको इस्तेमाल कर देता है बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वगैरह को ब्रेक करने के लिए, जो आगे हम बैक्टीरियो पेज का जो लाइफ साइकिल है उसमें इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसको ब्रेक कर देता है लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से। अच्छा, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली ये फेजेस वायरसेस जो है इनका स्ट्रक्चर बेसिकली 2 चीज़ों से बना होता है। एक इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा इसके अंदर ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद है। ये हो गया इसका डीएनए, इसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट इसका डीएनए हो गया। और इसके अलावा ये जितने भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए, ये सारे किस चीज़ से बने होते हैं? ये प्रोटीन से बने होते हैं। और इसके अंदर ये बैक्टीरियो पेज जो है, इन्फॉर्मेटरी पर्पसेस के लिए आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, इसके अंदर तकरीबन 12 से लेकर 14 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। 12 से लेकर 14 तक 14 तक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो होते हैं, ये यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? ये ऊपर हेड रीजन मतलब कैप्सिड भी बना देते हैं, और इसके अलावा ये कॉन्ट्रेक्टाइल शीट, इसके अंदर ये स्पाइरल होलो ट्यूब, इसके अलावा ये बेसल प्लेट और टेल फाइबर, और इसके अलावा स्पाइक्स वगैरह जो हैं, ये सारे 12 से लेकर 14 तक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, इनसे ये बनते हैं। अच्छा, तो ये था बैक्टीरियो पेज का स्ट्रक्चर। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम HIV वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लास्ट में एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो स्टार्ट में मुझसे रह चुका था, और वो ये था कि इस बैक्टीरियोफेज का साइज़ कितना होता है। तो डिफरेंट बैक्टीरियोफेज का जो साइज़ होता है वो वेरी करता है, मुख्तलिफ फेजेस का साइज़ मुख्तलिफ होता है। अगर जनरली बैक्टीरियोफेज का साइज़ देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा साइज़ देखा जाए, तो ये होता है तकरीबन 24 से लेकर 200 नैनोमीटर तक ये तकरीबन होता है। 24 से लेकर 200
नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन ज़रब 10⁻9 -9। तो इतना लेंथ होता है किस चीज़ का? बैक्टीरियोफेज का लेंथ। ये हो गया लेंथ।